हिंदुत्व की पिच पर लड़ा जाएगा। दूसरा, क्या कानून व्यवस्था या फिर एसआईआर के जो मसले हैं उसमें ममता बनर्जी जो लगातार एक के बाद एक हमले बोलते हुए नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी पे बीजेपी की मुहर लगी हुई पहुंच गई। तो ये जो ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है कि बीजेपी के जो मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रही है। ममता बनर्जी आज चाहे वो रामनवमी का जुलूस निकालें या सुंदरकांड का पाठ करें, उनको कभी भी हिंदू वहां पे उस नजर से नहीं देखेगा जैसा कि वो कोशिश कर रही है। मुसलमानों को ये कह के डरा रखा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आपको बांग्लादेश भेज देगी। और हिंदुओं के मन में क्या डर है कि यदि आपने उनको वोट किया, हमें करें या ना करें, तो आप ये 3 घटनाओं को याद रखना, 19, 20, 21, तो 26 के चुनाव के बाद इसको फिर से दोहराया जाएगा। चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी, जैसा अनुराग भाई ने कहा कि ममता बनर्जी उनके रास्ते में, उनकी आंखों में खटक रही हैं। वो बाकी सब जगह उन्होंने जीत लिया है, लेकिन बंगाल बचा हुआ है, तो वो पूरी ताकत लगाएगी। ये सही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मोदी बना, ममता नहीं बना है। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी प्रचार करेंगे तो क्या शुभेंदु अधिकारी का कद मोदी जी से बड़ा है? ओवैसी का जो फैक्टर आया है, ये फैक्टर जैसे महाराष्ट्र में चला है, उत्तर प्रदेश में चला है, बिहार में चला है, अगर वो बंगाल में चलता है तो मैं नहीं जानता हूँ कि उससे बीजेपी का नुकसान होगा या किसका नुकसान होगा। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर एक तो एसआईआर और दूसरा ओवैसी, मैं इन 2 चीज़ों को मानता हूँ। एसआईआर और ध्रुवीकरण 2 ही के भरोसे है। पहले तो इतने बड़े बड़े धाकड़ नेताओं को वहाँ से टीएमसी से तोड़कर भाजपा अपने पास ले आई थी और वो सारे नेता वापस जाने को मजबूर हुए। तो किस तरह का माहौल, किस तरह का नियंत्रण, किस तरह की दहशत, किस तरह का डर, कुछ भी कह लीजिए, ममता बनर्जी का है कि उनके यहाँ से अब वापस दूसरे दलों में गए हुए लोग भी डरकर वापस अपने पास आते हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त है आपके फेवरेट शो खबरों के खिलाड़ी का। और खबरों के खिलाड़ी में आज बात 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, लगातार उस पर हम अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कार्यक्रम इस पर जो है वो किया था। लेकिन जब चुनाव प्रचार की जो शुरुआत हुई है वो आखिर किस ओर चुनाव को ले जाती हुई नजर आ रही है। 5 राज्य अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, वहां के चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त जो इसकी शुरू हुई है वो है बंगाल की, असम की, जहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल के अंदर अभी क्योंकि हाल ही में रामनवमी हुई और सड़कों पर बड़े जुलूस जो है वो भी देखने को मिले। कहा यह जा रहा है कि रामनवमी के इस मौके को चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, उसे अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है। तो क्या इस बार का जो चुनाव है वो हिंदुत्व की पिच पर लड़ा जाएगा? दूसरा, क्या कानून व्यवस्था या फिर एसआईआर के जो मसले हैं उसमें ममता बनर्जी जो लगातार एक के बाद एक हमले बोलते हुए नजर आ रही हैं, सीए एनआरसी के मसले पर लगातार सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो जो है उन्हें बेनिफिट यहां पर दे पाएगा? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान, एक शानदार पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका सबसे पहले परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्णिमा मैम है। मैम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रामकृपाल सर इस वक्त मौजूद हैं, अनुराग वर्मा सर हैं इस वक्त, राकेश शुक्ला सर हैं, साथ ही साथ अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री सर हैं और जयदीप कर्णिक सर अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले रामकृपाल सर, आपके साथ जो है चर्चा की शुरुआत करते हुए, जिस तरीके से चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, खासतौर पर बंगाल के साथ में जो है शुरुआत करना चाहता हूं। हमने अभी रामनवमी के मौके पर देखा जुलूस जिस तरीके से निकले। सवाल यह है कि इस बार का जो चुनाव है बंगाल के अंदर वो किस ओर जाता हुआ आपको दिखता है? जैसी शुरुआत हुई है, जो कैंपेनिंग की जो शुरुआत हुई है, और वो किस पिच पर आपको दिख रहा है, किस ओर जाता हुआ दिखता है? जैसा हर चुनाव में मैं मानता हूं कोई एक मुद्दा नहीं होता है, मुद्दे कई होते हैं, कुछ एक प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे 10 सवाल आते हैं और नंबर 1 का जो सवाल होता है उस पर ज़्यादा मार्क्स होता है तो हो सकता है, लेकिन बाकी वही मुद्दे हैं बंगाल में। देखिए, पिछली बार भी जब ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बीजेपी 3 से 73 पहुँच गई, तो बंगाल में कोई एक मुद्दा नहीं है कि खाली हिंदू और मुसलमान, सब नेशनलिज्म भी बंगाल में बहुत बड़ी चीज़ है, भद्रलोक, भद्र मानुष। दूसरी तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ, देखिए बंगाल को अलग समझिए, बंगाल में जातिवाद नहीं होता। वहीं बगल में बिहार में बहुत जातिवाद होता है। बहुत पहले मैं इसको मानता हूँ कि वहाँ पे डिसकंटेंट जो एक लेबर फोर्स का होता है या पीजेंट्री जो है वहाँ की, उसमें उस तरह का असंतोष नहीं है बंगाल में जिस तरह के बाकी राज्यों में होता है। तो एक तो ये चलेगा कि भाई 2 तरह के वोटर होते हैं, एक मुझे क्या मिला और एक है हमें क्या मिला। हमें क्या मिला का मतलब डेवलपमेंट से होता है, बहुत बड़ी संख्या एक है जो हमें क्या मिला पे जाती है, मुझे क्या मिला पे नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है मुझे क्या मिला। तो अभी ममता बनर्जी ने जो घोषणाएं की हैं
अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आना बाकी है। मुख्य सवाल जो आज की तारीख में, कल रात को 11 बजे दूसरी लिस्ट जारी हुई है, अभी शायद उसका डिटेल नहीं आया है, मैंने पेपर पढ़ा है। ये पहले 7.5 करोड़ शायद, वो कितने मतदाता थे, अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा करेक्ट कीजिएगा कोई भी, उसमें से ऐसा अनुमान आ रहा है कि करीब 90 लाख फाइनल आते आते उसमें डिलीट हो जाएंगे। अब सारा दारोमदार इस पे पड़ता है कि ये कहाँ क्या होगा। और जैसा कि मैं एक और बात शुरू से कर्नाटक के इलेक्शन से मैं बात कर रहा था कि इस देश के माइनॉरिटी का मोह भंग हो रहा है क्षेत्रीय पार्टियों से, और क्षेत्रीय पार्टियों से मोह भंग होकर के वो कांग्रेस की तरफ तो जाता था, लेकिन अगर उसे लग जाए कि ये विकल्प है जी। लेकिन अब ओवैसी का जो फैक्टर आया है, ये फैक्टर जैसे महाराष्ट्र में चला है, उत्तर प्रदेश में चला है, बिहार में चला है, अगर वो बंगाल में चलता है तो मैं नहीं जानता हूँ कि उससे बीजेपी का नुकसान होगा या किसका नुकसान होगा, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर एक तो SIR और दूसरा ओवैसी, मैं इन दो चीज़ों को मानता हूँ। बिल्कुल। पूर्णिमा मैम, बंगाल का चुनाव, जैसा मैंने कहा कि सारे राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बंगाल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और चुनाव प्रचार का क्योंकि मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर हमने तमाम चीज़ें जो है देखी। इसमें महत्वपूर्ण ये था कि वो ममता बनर्जी जो लगातार बीजेपी पर तुष्टीकरण के आरोप जो हैं वो लगाती रही, क्या उन ममता बनर्जी को अब ये लगने लगा है कि आपको भी उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधना होगा जिसने बीजेपी को एक बड़ा जंप दिया 2021 में, जब वो 10% का जो वोट बैंक है वो 38% में चेंज हो जाता है, वो 3 सीटें जो हैं वो 77 सीटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए रामनवमी के मौके पर जो है ममता बनर्जी जो है वो जुलूस में उनके कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, उसमें भी होता है। और दूसरा, वो महाभारत की बात करती हैं और खुद को पांडव बताती हैं। नहीं, देखिए, ममता पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप जरूर लगाती है, लेकिन ममता बनर्जी की जो शुरू से आप पॉलिटिकल यात्रा देखें तो उन्होंने भी दोनों तरफ तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई हुई है। वो हिंदुओं को भी खुश करती हैं, वो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ देखिए, वो जाके मंच से उसका जाप करती हैं, दुर्गा पूजा जब होती है तो उसमें जाके आरती करती हुई उनकी तस्वीरें आती हैं। तो ऐसा नहीं है, ममता दोनों पक्षों को साथ लेके चल रही हैं। वो मुस्लिम वर्ग को भी खुश रखना चाहती हैं और हिंदुओं को भी अपने पक्ष में करना चाहती हैं। लेकिन हाँ, ममता के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी तो भयानक होगी ही उनके खिलाफ। भाई, जो एक नई वोटर की एक पौध खड़ी हुई है, उसने तो ममता के राज को ही देखा है, उसके पहले का उनको CPM का, कांग्रेस का कुछ याद नहीं होगा। तो वो जरूर चाहेंगे कि थोड़ा इसमें बदल के हम देखें कि क्या है। और जो SIR में जो नाम कटने की बात की सर ने, लाखों लाख नाम अगर कटते हैं तो नुकसान किसका होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों तरफ का भी होगा। बड़ा नुकसान मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का ज़्यादा होगा। ममता बनर्जी जो महाभारत की बात और वो कौरव पांडवों की लड़ाई की बात करती हैं, तो ये सही है। इस बार का वेस्ट बंगाल का चुनाव तो महाभारत का युद्ध ही होने वाला है, और बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपनी पूरी ताकत वहाँ झोंकने में। तो बंगाल की लड़ाई तो निश्चित रूप से होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, केरल में अभी एक वाकया सामने आया जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी पे बीजेपी की मुहर लगी हुई पहुंच गई। तो ये जो ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है कि बीजेपी के जो मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रही है। अब चाहे उसमें बेशक केरल के जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं सफाई देते रहे, लेकिन ये एक तो चूक हो ही गई है कि बीजेपी की चिट्ठी पे आप इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी पे बीजेपी की मुहर लगी हुई जा रही है, मतलब बीजेपी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन अगर बीजेपी के इशारे पे काम करेगा तो वो फायदा किसको पहुंचेगा? फायदा ऑब्वियसली ममता को नहीं पहुंचेगा। हाँ, दूसरा, ओवैसी की एंट्री बंगाल में ममता की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा सकती है, क्योंकि ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला लिया है, और हुमायूं कबीर काफ़ी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो भीड़ कितने वोटों में कन्वर्ट होगी हमें नहीं पता। बट ओवैसी की एक अपील जो है मुस्लिम वोटर्स में, उसकी वजह से हो सकता है ममता को थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। बीजेपी उनके खिलाफ 14 पॉइंट्स का चार्जशीट लाने वाली है, जो उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो है वो चार्जशीट के नाम से आने वाला है। तो उसमें तो जो वो अभी तक कहते रहे हैं टोलाबाजी और कटमनी और यही सब दोहराए जाएंगे, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पे होगी, और उसकी बानगी हमें रामनवमी के जुलूस पे हिंसा में दिख भी गई है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अनुराग सर, जो अभी चुनाव प्रचार की जिस तरीके से शुरुआत हुई, उसमें साफ तौर पर सबसे बड़ा हमला SIR को लेकर ममता बनर्जी खड़ी कर रही हैं
इसके अलावा चुनाव आयोग पर कर रही हैं, सीए एनआरसी का जो मसला है वो उस पर लगातार कर रही हैं। उसमें एक चिट्ठी आ जाना, ये कितना बड़ा उनका जो अपने वोटर्स को लगातार वो जो एड्रेस कर रही हैं वो कितना उसमें कामयाब हो पाएंगी, या इसके इतर मुसीबत ज्यादा दिखती है जब एक तरफ जो है हिंदुत्व की पिच के मसले पर या फिर हिंदुत्व के मामले को लेकर बीजेपी बड़े वोट बैंक में जो है वो सेंध लगा देती है, और दूसरी तरफ एक और चैलेंज आ जाता है ओवैसी का। देखिए सुमित, इस समय जो है वेस्ट बंगाल जो है दोनों दलों के लिए, बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए, यानी नरेंद्र मोदी के लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी, दोनों के लिए मूंछों का सवाल बन गया है। अगर आप बीजेपी के जब से वो सत्ता में आई है 2014 के बाद से, तो 4 क्षेत्रीय छत्रप बड़े हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे, उनको उन्होंने अपनी जगह पहुंचा दिया। अगर आप नवीन पटनायक की बात करें तो उनको भी साइडलाइन कर दिया, उनको भी वो खैर वो चुनाव हारे बेसिकली। उसके बाद नीतीश कुमार जी हुए, नीतीश कुमार जी को भी बहुत ही सम्मानजनक तरीके से क्षेत्रीय छत्रप की पदवी से हटा दिया। अब एक इकलौती बची है ममता बनर्जी, जिनको जो बीजेपी की आंखों में बहुत दिनों से खटक रही हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी साम दाम दंड भेद कोई भी हथकंडा अपनाने से पीछे हटेगी। इसमें एक चीज जो फैक्टर और भी इंपॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी को भी ये पता है कि अगर वो एक बार हारी तो वो बहुत लंबे समय के लिए सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये वहां पैटर्न रहा है कि वहां पे एक बार जो सत्ता में आता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। वेस्ट बंगाल की जनता वो नहीं है जो हर 5 साल पे सरकारें बदलती हैं। वहां पे बड़े लंबे समय तक कांग्रेस ने भी शासन किया, लेफ्ट ने भी किया, ममता बनर्जी ने भी किया। और अगर इस बार कुछ भी होता है, अगर मान लो वहां पे बीजेपी एनडीए पावर में आता है, तो वो ममता बनर्जी की राजनीति का दी एंड होगा। तो ममता बनर्जी भी जितने भी हथकंडे हो सकते हैं वो लगा रही हैं जी। एक बात बहुत तय है कि ममता बनर्जी आज चाहे वो रामनवमी का जुलूस निकालें या सुंदरकांड का पाठ करें, उनको कभी भी हिंदू वहां पे उस नजर से नहीं देखेगा जैसा कि वो कोशिश कर रही हैं। उनकी बहुत ही प्रो मुस्लिम अपीजमेंट की छवि उन्होंने खुद बनाई है। तो आज एकदम से आप एक मुखौटा उतार के दूसरा मुखौटा नहीं लगा सकते हो, तो वो उनके साथ रहेगी। आज प्रॉब्लम ये हो गई है, अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर फैक्टर नहीं होता तो शायद उनको हिंदुओं को खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज उनको ये भी लग रहा है कि जो 60 से 110 सीटें, अलग अलग परसेंटेज के 60 सीटें तो कंफर्म मानी जाती हैं कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पे अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी इनको परेशानी न दे रहे होते तो ये जो आज बात हो रही है मुखौटा बदलने की, वो नहीं हो रही होती। वहां पे मुस्लिम वोटर जो है आज अपने बीच का नेता चाह रहा है, जो हमने महाराष्ट्र में भी देख लिया, हमने बिहार में भी देख लिया। अब मुस्लिम मतदाता को अपने बीच का नेता चाहिए। वो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय छत्रपों ने जो है मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार बन गए थे, अब वो उन्हें नहीं चाहिए। किस तरह मैं एक चीज जो आपसे समझना चाहता हूं इसमें, ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रामनवमी से शुरुआत हुई है, अभी आगे महावीर जयंती आएगी, उसके बाद जो है बंगाल नववर्ष आएगा, और उसके बाद हनुमान जयंती आएगी, और कुछ लोग आएंगे, दंगा फैलाएंगे और आपकी वोट छटक लेकर जो है वो चले जाएंगे। ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो पहले जो कही हैं उस पर देखिए पूरा बंगाल का चुनाव 2 इशू पे लड़ा जा रहा। एक है विश्वास का संकट और दूसरा है डर का माहौल। भारतीय जनता पार्टी विश्वास के संकट से जूझ रही है, और उसका कारण है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद 663 हिंसक घटनाएं हुई जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। 11 लोगों की मौत हुई जी। भारतीय जनता पार्टी वहां अपने वर्कर, उसमें साफ वीडियो आप देखेंगे, साफ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता और उनके मतदाताओं को घर से निकाल के पीटा गया। 11 लोगों की मौत हुई। 2020 ठीक चुनाव के पहले 693 हिंसक घटनाएं हुई, 51 लोगों की मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद 852 हिंसक घटनाएं हुई, 61 लोगों की मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी फिर भी खड़ी नहीं हुई। यानी आज भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि मतदाता, कार्यकर्ता और समर्थक
क्या उनपे वो विश्वास हासिल कर पाया? फिर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी ताकत है डर। ममता बनर्जी ने दोनों को डरा रखा है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। मुसलमानों को ये कह के डरा रखा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आपको बांग्लादेश भेज देगी। और हिंदुओं के मन में क्या डर है कि यदि आपने उनको वोट किया, हमें करें या ना करें, तो आप ये 3 घटनाओं को याद रखना, 19, 20, 21, तो 26 के चुनाव के बाद इसको फिर से दोहराया जाएगा। तो डर और विश्वास के बीच में जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में सबसे बड़ा जो इशू ममता बनर्जी ने बनाया वो बना दिया SIR को। SIR आज पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। और उसे ममता बनर्जी कैसे कैश कर रही हैं कि जिन लोगों का नाम कट गया जी, कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम कटवा दिया, और जिन लोगों का नाम जुड़ गया तो ममता बनर्जी के लोग ये बोल रहे हैं कि ये नाम हमने जुड़वा दिया। तो देखिए, सारी रणनीति जो है ममता बनर्जी उसी से, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि इस बार का चुनाव उन्होंने मोदी बनाम ममता नहीं होने दिया। तो भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी को चुनाव में लड़ाते ही आप देखिए उपचुनाव शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी हो गया। तो जो हर बार मोदी बनाम ममता, और ममता भी चाहती थी कि मोदी बनाम ममता हो, तो जिससे यदि हम चुनाव जीत जाएं तो एक बार हम ये बता सके कि इंडी गठबंधन में हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है, क्योंकि वो बंगाल के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी हाईजैक करना चाहती हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर ममता बनर्जी उस तरह चुनाव लड़ रही है इस बार का, जैसे उन्होंने पहला चुनाव लेफ्ट के खिलाफ लड़ा था। बिल्कुल। विरोध सर, बंगाल के अंदर चुनाव के दौरान, क्योंकि जब तारीखों का ऐलान हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई चरणों को लेकर कि जिस बंगाल के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 चरणों में चुनाव होता था, इस बार चुनाव आयोग जो है वो 2 चरणों में चुनाव करवा रहा है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है उसके सामने, क्योंकि हिंसा जो है वो बंगाल के अंदर पूर्व में चुनावों के दौरान देखने को मिली है। जैसा मैंने जिक्र किया, राकेश सर से पूछा मैंने कि दंगे का जिक्र वो करते हैं, कुछ लोग आएंगे, त्योहार आने वाले हैं और आपका जो है वोट छिटक कर ले जाएंगे। वही ममता बनर्जी एक चुनावी सभा के दौरान ये कहती हैं तबादलों को लेकर, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया कि तबादले हो रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कि सभी जो अधिकारी हैं वो कायदे से काम करें, वरना हमारी जो महिला शक्ति है, बंगाल की जो महिलाएं हैं, उनके पास किचन में जो कुछ होगा उसे लेकर वो आपके सामने आ जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? देखो, ममता बनर्जी जिस प्रकृति के नेता हैं, और ज़्यादातर जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं, रीजनल पार्टीज़ के लीडर, उनका स्टाइल यही होता है, क्योंकि वो इस तरह की रणनीति के 2 मायने होते हैं। पहला तो अपना जो उनका वर्कर है उसके अंदर हौसला बढ़ना कि भाई आपकी लीडर बहुत मजबूत है, उसको ईडी का डर नहीं है, वो देखिए कैसे छापा पड़ा IPAC में, जा करके उसने फाइलें छीन ली, उसको जो है वो SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग के सामने डट के खड़ी हुई है, और इसलिए तो लीडर हमारा बहुत बहादुर है, बहुत मजबूत है, तो वर्कर तन के खड़ा हो जाता है। और जब लीडर मजबूत होता है तो वर्कर भी मजबूत होता है। और दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी चुनाव में चूँकि बहुत असर डालती है। ममता बनर्जी को यह आशंका है कि चुनाव आयोग जिस तरह काम कर रहा है, ऐसे में हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग जो तबादले वगैरह हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर के कहीं उनके हितों के खिलाफ काम न करें, तो उनको भी वार्न करना कि भाई देखो सब हम देख रहे हैं। तो ये एक शैली है उनकी। और ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल में तो लगातार जब से बीजेपी वहाँ एक्टिव हुई है और ममता बनर्जी के खिलाफ उसने मोर्चा लगाया है, तब से चल रही है। 2016 के चुनाव से ही ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में भी ध्रुवीकरण की राजनीति को बहुत हद तक मात दे दी थी। उन्होंने चंडी पाठ किया था, उन्होंने बाकायदा जो है दुर्गा मंडपों के लिए जो है उसके बाद खजाना खोल दिया सरकारी। अब इस बार तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया, महाकाल मंदिर वहाँ बनवा दिया, उसकी योजना बना दी, दुर्गा आंगन बनवा दिए। तो वो उस मुद्दे पर अब बीजेपी बहुत ज़्यादा उन पर आरोप लगाने की स्थिति में है नहीं। ये मानना कि सारे हिंदू बीजेपी के साथ है और सारे मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है, ये मतलब एक तरह से जनरलाइजेशन है। कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में सिर्फ मुसलमानों के वोट से सरकार नहीं बना सकती जब तक उसको हिंदुओं का एक बड़ा अच्छा खासा प्रतिशत नहीं मिलेगा। और वो ममता बनर्जी को मिल रहा है। वो कौन सा मिल रहा है वो देखने समझने की जरूरत है। जो लेफ्ट को मिलता था, गांव का, गरीब का, गुरबे का, वो जो वोट है जो उनका, आज आप देखिए, अगर आप दिल्ली NCR में काम करने वाली जितनी बंगाली महिलाएं हैं और पुरुष हैं, सब पलायन कर रहे हैं वापस वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल। उनको डर है 2, एक तो उनको ये है कि वोट नहीं डाला तो वोट कट जाएगा,
वोट कट जाएगा तो सरकारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और उनसे अगर पूछो तो दीदी दीदी दीदी, तो ये जो वोटर है, और ये वोटर बंगाल में बड़ी तादाद में है। हम कलकत्ता में या शहरी कुछ जो हमारे जो भद्रलोक के वोटर हैं या उस तरह के, वो जो बीजेपी जिनको रीच कर गई है, नॉर्थ उत्तर भारतीय हमारे बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में, खासकर मारवाड़ी समाज के लोग हैं, वो भी, तो हम उन्हीं को हिंदू मान लेते हैं। बड़ी संख्या में हिंदू वो भी है जो बंगाल के गाँव में है, बंगाल के छोटे शहरों में है, कस्बों में है। वो तो अब बीजेपी के नेताओं को मछली लेकर प्रचार करते घूमना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया था कि हम आएंगे तो मांसाहार बंद करा देंगे, कोई क्या होगा, तो वो भारी तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी, जैसा अनुराग भाई ने कहा कि ममता बनर्जी उनके रास्ते में, उनकी आंखों में खटक रही हैं, वो बाकी सब जगह उन्होंने जीत लिया है, लेकिन बंगाल बचा हुआ है, तो वो पूरी ताकत लगाएगी। ये सही है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मोदी बना, ममता नहीं बना है, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी प्रचार करेंगे तो क्या शुभेंदु अधिकारी का कद मोदी जी से बड़ा है? मोदी जी जब जाके वहाँ ममता बनर्जी की सरकार पर, ममता बनर्जी पर अटैक करेंगे तो चुनाव देर सवेर ममता बनाम मोदी ही हो जाएगा। जयदीप सर, बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प है। जैसे चुनाव प्रचार की जो है शुरुआत हुई है, पहला तो यही कि आखिर ये किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, और दूसरा ममता बनर्जी के लिए आखिर क्या ज्यादा मुश्किलें इस बार हैं, क्योंकि एक तरफ वोट बैंक को लेकर है जो 38% तक बढ़ा बीजेपी का, दूसरी तरफ जो हुमायूं कबीर या असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, क्या उससे नुकसान होगा, और तीसरा जो एसआईआर के मसले को लेकर वो खुद कहती हैं कि उनका वोट बैंक जो है, उनके समर्थकों के वोट जो है वो काटे जा रहे हैं, कितना चैलेंजिंग उनके लिए होगा? बंगाल हमेशा से दिलचस्प रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा बड़ा किला है जिसको बहुत प्रयत्नों के बाद भी बीजेपी भेद नहीं पाई, और बल्कि इसके पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जो जोर लगाया था वो तो इस बार कुछ अलग ही है। इस बार एसआईआर और ध्रुवीकरण 2 ही के भरोसे है। पहले तो इतने बड़े बड़े धाकड़ नेताओं को वहाँ से टीएमसी से तोड़कर भाजपा अपने पास ले आई थी, और वो सारे नेता वापस जाने को मजबूर हुए। तो किस तरह का माहौल, किस तरह का नियंत्रण, किस तरह की दहशत, किस तरह का डर, कुछ भी कह लीजिए, ममता बनर्जी का है कि उनके यहाँ से अब वापस दूसरे दलों में गए हुए लोग भी डरकर वापस अपने पास आते हैं। इसका मतलब उनका जो ग्राउंड लेवल का कंट्रोल है उसको ब्रेक अभी भाजपा वहाँ कर नहीं पाई है। बड़े बड़े नेताओं को बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा, 2-2 साल तक वो लोग वहाँ रहे, 2-2 साल तक ज़मीनी घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। उसमें उनको ये समझ में आया कि ये जो वोट बैंक है वो इतना कमिटेड है और इस तरीके से जोड़ा हुआ है कैडर के माध्यम से, जो वाम वाला पूरा वोट बैंक भी उन्होंने खींच लिया अपने पास, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो है ही। तो उसको एसआईआर जो होगा जिसमें कि अगर कोई घुसपैठिए होंगे, बाहर के होंगे, बांग्लादेशी होंगे, वोट दे रहे हैं और उनको बचाया जा रहा है, तो वो हट जाएंगे। और दूसरा ये जो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के माध्यम से ध्रुवीकरण किया गया है, भाजपा की ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदर खाने कोई ऐसी रणनीति भाजपा के पास है जो पिछली बार, दोनों बार का एग्रेशन था भाजपा में, जो आक्रामकता थी बंगाल चुनाव को, जो खेला होबे और आमने सामने का टकराव और बयानबाजी, वो परिदृश्य से गायब है, और वो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर गायब है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी हमेशा की तरह इसको गंभीरता से ही लिया है, और इतने 7-7 चरणों में होने वाले चुनाव 2 ही चरणों में निपट जाएंगे। चुनाव अभी थोड़ा और गर्म होना बाकी है, इसलिए आमने सामने की लड़ाई किसकी कैसे होगी वो देखना जरूरी है, लेकिन अंदर खाने की रणनीतियां हैं, और सतह की खामोशी ये बताती कि रणनीतियां गंभीर भी हैं और बड़ी भी हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस बार कुछ अलग तरह की रणनीति भाजपा ने भी अपनाई है, और उसको समझ पाने में ही ममता को कुछ वक्त लग रहा है। और अगर ऐसा सही है तो हमको फिर इंतजार करना चाहिए। दोनों जो चरण हैं वोटिंग के 23 और 29 वाले, उसके पहले तक थोड़ी स्थितियां स्पष्ट होना शुरू होंगी, लेकिन सतह पर जिस तरह की आक्रामकता जिसके लिए बंगाल पहचाना जाता है, जो हमने देखा कि वो प्लास्टर चढ़ा के बैठ गई हैं और मंच पे प्लास्टर से भाषण दे रही हैं, और पैर टूट गया और उस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई, और हर जगह छोटे छोटे स्तरों पर भी झड़पें हो रही हैं। हालांकि थोड़ा वक्त है, लेकिन उस तरह की गर्माहट फिलहाल नहीं दिखाई देना। क्या सचमुच वक्त के इंतजार है या रणनीति है, ये थोड़ा आने वाला वक्त बताए। क्योंकि चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है और बंगाल पर उसका रंग जो है वो चढ़ना भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये सबसे दिलचस्प होगा कि क्या बंगाली मानुस के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा इसके केंद्र में रहेंगे, जिसकी शुरुआत कम से कम फिलहाल तो होती हुई नजर नहीं आ रही है, और आखिर पिच कौन सी होगी, कौन से वो मसले होंगे जो बीजेपी की साइड जाते हुए दिखेंगे, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से यूपीएससी का एग्जाम जो है वो बीजेपी के लिए बंगाल के चुनाव को बना देगी। ये बेहद दिलचस्प जो है वो बंगाल के चुनाव पर रहेगा, और न सिर्फ बंगाल के चुनाव को लेकर हर एक अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे, बाकी जो तमाम राज्य हैं, 5 राज्यों की जो भी तमाम खबरें हैं वो आप तक यहाँ पर पहुंचाते रहेंगे। तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद।